पहली जो प्राथमिकता है एसआईटी की, उसका मैंडेट ये है कि एक एक तथ्य की बारीकी से जांच करके वास्तविकता तक पहुंचना। फिर जो दूसरा विषय है कि जब पूर्ण रिपोर्ट आ जाएगी और पूरा विषय सामने आ जाएगा, तब ये तय होगा कि कौन सी व्यवस्थाएं की जाए जिसके कारण से आगे ना होने पाए। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि साहब, ये सवाल कौन कर रहा है? वो जो कहते थे अयोध्या यहाँ थी ही नहीं, जो ये कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे साबित करो कि राम हुए थे कि नहीं। तो मणिशंकर अय्यर ये कहते थे कि इतने हजार कमरे थे राजा दशरथ के महल में, तो पहले ये बताओ कि यहाँ हुए थे कि नहीं। अर्जुन सिंह ने जाकर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बनाया गया। मुझे लगता है कि जो लोग निमंत्रण देने पर कांग्रेस पार्टी ने लिखित में दिया कि हम नहीं आएंगे। देखिए, आपके यहाँ घर में कोई शादी हुआ, आप निमंत्रण दे, जाए ना जाए आपका अधिकार है। पर अगर आप लिख के दे रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब आप निमंत्रण देने वाले का अपमान करना चाहते हैं। तो जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो ये कहें कि आज वो चिंतित है, तो मुझे लगता है देश का प्रबुद्ध जनमानस ये समझता है कि वो चिंतित नहीं है, वो अंदर से आनंदित है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो 2022, 23, 24 लगातार तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, जो 2021 से दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कॉन्फ्रेंस करते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म का नाश, जो रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ते थे, जो रामचरित मानस जलाते थे, वो आकर जब आज ये कहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम रामायण की कथा में भी ये स्थिति है कि भगवान को भी एक बार शक्ति लगी और लक्ष्मण जी को भी नागपाश लगा। तो आज हम कह सकते हैं भगवान की आस्था पर नागपाश लगा। परंतु जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, तो रास्ते में एक रावण का दूत जो था, जो अंदर से राम विरोधी था, रामद्रोही था, वो राम के भक्त का रूप धरकर काले नेमी भगवान हनुमान जी को रोकने का प्रयास कर रहा था और भजन करने लगा कि साहब, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। मगर हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया था कि उसका उद्देश्य राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली ये है परंपरा से है, ना कि राम की भक्ति की परंपरा से, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि उम्र ही अंत न हो निबाहु, काल नेमिज में राम रावण राम। तो पूरे देश को पता है कि कौन ये लोग वो हैं जो काल नेमी की तरह हैं, जो योगी जी ने कहा, जिनका उद्देश्य धर्म को और आस्था को नष्ट करना, ध्वस्त करना है। इसलिए जनता उसको भी भली बात समझती है और जनता के नीड क्षीर विवेक पर हमें पहुंचता है। क्योंकि इसके लिए एसआईटी की आपको जांच की रिपोर्ट आने की इच्छा करेगी। मगर मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ, जो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए। उसमें से कौन लोग राम मंदिर गए? बुलाने पे नहीं गए। और 3 पीढ़ी बाबर की मजार पे गई। 1954 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। तो मतलब साफ समझ में आता है कि कौन किस भाव से कह रहा है। क्योंकि राजनीति की जब आप बात कर रहे हैं तो राजनीति में क्या कहा जा रहा है, इससे ज्यादा महत्व होता है कौन कह रहा है। तो जो आरोप क्या लगाया जा रहा है, इससे बड़ा महत्व होता है कौन लगा रहा है। तो वो भी देखिए, हमारे लिए श्री राम जन्मभूमि का मंदिर चुनाव तो क्या, राजनीति का भी मुद्दा है। ये भारत की अस्मिता पहचान का मुद्दा है, जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद उभर कर यह मुद्दा, जो जिसे कहते हैं कि स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हुई, हाँ, उनके लिए राजनीति का मुद्दा। जैसे आपने कहा, उन्हें 2027 का चुनाव नजर आ रहा है। ये वही लोग हैं ना जिनके नेता वकील का चोला ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि इसका निर्णय अभी मत आने दीजिए, 2019 के चुनाव के बाद दे जाए, कपिल सिब्बल। तो चुनाव के साथ वो जोड़ते। ये बताइए, अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? शायद आप लोगों को नहीं ध्यान होगा, 1989 में राजीव गांधी जी। तो चुनाव के साथ वो संबंध जोड़ते। और फिर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, 100 बातों की बात, एक बात ये, इनके नेता और इनके कानून मंत्री कपिल सिब्बल जब वकील के रूप में खड़े होते थे, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील, समाजवादी पार्टी की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल,
जफर याद दिलानी, जो सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे मुलायम सिंह सरकार में, वो उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी वकील थे। दूसरी तरफ हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जब वकील के रूप में खड़े हुए तो श्री राम विराजमान के वकील थे। तो मुझे लगता है इसके बाद स्थिति अरे भैया ये टीवी डिबेट नहीं हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपके साथ कोई डिबेट नहीं है। विषय का उत्तर दे दिया। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगा, भगवान की लीला समझना सबके बस की नहीं। जो कहते थे अयोध्या थी नहीं, 2024 में हम लोग अयोध्या की सीट हार गए थे, तो वही छाती ठोक ठोक के कहते थे देखो अयोध्या राम की। इतना ही नहीं, वही करे देखो प्रयागराज भी राम का था, वो कहते थे बस्ती भी राम की थी, वो कहे नासिक भी राम की थी, वो यही बताते थे कि रामेश्वरम भी भगवान राम का। यानी भगवान ने उनको उन्हीं के मुंह से कहलवा दिया कि सब राम का था। और 24 से लेकर 26 तक बंगाल में परिस्थिति तक, मतलब हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल के बाद वो सारी स्थितियां भी स्पष्ट हो गई। और यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा, आज ये भी प्रभु की लीला देखिए, जो जय श्री राम कहने पे गिरफ्तारी के लिए आगे आते थे, वो आज ये बात कह रहे हैं। तो हम इसको ऑन द लाइटर नोट या कहूंगे कि पीड़ा के साथ भी कह सकते हैं। हम बचपन में नारा लगता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के नाम का। आज इन नेताओं को देख के मुझे लगता है झूठा सच्चा भी राम का, पक्का कच्चा भी राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से बोले, अब हर नेता बोले राम का। तो मुझे लगता है अखिलेश जी और कांग्रेस वालों के लिए ये उक्ति बिल्कुल सही लगता है। मुजफ्फरनगर में मैं सिर्फ इतना ही उत्तर देना चाहूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा घूमते हैं राहुल गांधी, तो उनको पता होना चाहिए 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ किसकेगा जियोर्जिवा ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की औसत अर्थव्यवस्था से 2 गुनी रहेगी, और इस प्रकार भारत विश्व की ग्रोथ का इंजन बनकर उभरने वाला है। मई 2026 में, बिल्कुल लेटेस्ट बोल रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत है कि इसकी वजह से अमेरिका के बाद आज सर्वाधिक निवेश की लिए कंपनियां अगर किसी की तरफ देख रही हैं तो वो भारत की तरफ। और यदि जो भैया बहन को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि एआई समिट के बाद गूगल के चीफ ने ये कहा कि विशाखापट्टनम में $19.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फॉक्सकॉन जो चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसकी चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में बन रही है। आईफोन सबसे हाई एंड फोन होता है, उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना के बाहर भारत में बनी है। और सैमसंग जो दुनिया में मोबाइल हैंडसेट की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में ही नहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इसीलिए मैं कहूंगा कि नजरें जो है अपनी बदलिए तो बदला हुआ नजारा दिखेगा। और फिर मैं राहुल और प्रियंका जी से कहना चाहूंगा, ये वही उत्तर प्रदेश है ना जहां समाजवादी पार्टी के शासन काल में ये बातें आती थी कि कट्टे बनते थे। आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बन के एक्सपोर्ट हो रही है, इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा न नजर आ रहा हो तो उसे नजर